बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 20.2। हमारे पास था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स एंड अलॉय। लास्ट पार्ट में हम लोग लेक्चर के हमने जो है वो डिस्टिलेशन तक कवर कर लिया था। डिस्टिलेशन के बाद सॉरी हम लोगों ने अलॉइंग भी स्टार्ट कर लिया था, और अलॉइंग में हम लोगों ने इसके मेथड्स ऑफ अलॉइंग भी देख लिए थे। हमारे पास टोटल 3 मेथड्स थे: पाउडर मेटलर्जी, मैकेनिकल अलॉइंग, और एक हमारे पास मेल्टिंग एंड मिक्सिंग था। इसके बाद आज हम लोग स्टडी करेंगे कि हमें अगर जब हमने देखा कि हमारे पास अलॉय कैसे बनता है, कि हमारे पास वो जो प्योर मेटल था और उसको जो हम लोग लाइक वन और मोर अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते थे ताकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो और इन्हांस हो जाए, उसको हम कहते हैं अलॉइंग। तो लेकिन जो आपको माइंड में यही है, यही उसका कॉन्सेप्ट है ना कि हमारे पास जो मेटल है, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल इस तरह से एक आपके पास कंटेनर, उसमें आपने मेटल का भी लिक्विड फॉर्म ऐड किया हुआ है, बाकी एलिमेंट्स का भी लिक्विड फॉर्म ऐड किया हुआ है। सबके मिक्सचर से जब सब मिक्स हो जाएंगे तो हमारे पास एक अलॉय बन जाएगा, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो डेफिनेटली अब आपने उसको कोई ना कोई शेप प्रोवाइड करनी है, आपने उसको सॉलिड फॉर्म में तो कन्वर्ट करना है ताकि आप उसको इजीली अपने आपने जहाँ जहाँ लैब्स में, लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में, जहाँ जहाँ पे आपका काम है आपने यूज करना है, आप वो इजीली यूज कर सकें। तो आज हम ये देखेंगे कि हम लोग किसी भी मेटल की अलॉय की शेपिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, शेपिंग में हमारे पास क्या होता है कि शेपिंग प्रोसेस आर यूज टू गिव मेटल्स एंड अलॉय द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज फॉर द प्रैक्टिकल यूज। इससे उसको प्रॉपर एक अलॉय को एक प्रॉपर शेप मिल जाती है और उसका एक प्रॉपर साइज उसका सेट हो जाता है। इसी तरह हम लोग ये प्योर मेटल के लिए भी यही काम करते हैं और अलॉयज के लिए भी हम यही काम करते हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स के शेपिंग मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कैस्टिंग, सेकंड वन फॉर्गिंग, थर्ड वन रोलिंग, और फोर्थ वन हमारे पास होता है मशीनिंग। अब कैस्टिंग में क्या होता है? कैस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो लिक्विड फॉर्म है, अगर आप इस इमेज को देखिए, जो फर्स्ट इमेज है ये कैस्टिंग की की शो हो रही है। ये इमेज हमें शो करी है कैस्टिंग। कैस्टिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपके ये आपके पास लिक्विड अलॉय है ये लिक्विड लिक्विड मेटल है, उसको आप जिस भी शेप में करेंगे, आपके पास एक स्क्वायर शेप है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर है, सर्कल है, जिस शेप में आप उस लिक्विड को ऐड करेंगे वो फौरन से उसी शेप को एक्वायर कर लेगा। उस मोल्ड की शेप ही उसकी अपनी वो शेप बन जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंपल कास्टिंग। इसमें और कुछ भी नहीं होता। कास्टिंग में क्या लिखा हुआ है? कास्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच मोल्टन मेटल इज poured into a molds। हम इसको मोल्ड्स में डाल देते हैं ऑफ द रिक्वायर्ड शेप। द मेटल इज देन अलाउड टू कूल एंड सॉलिडिफाई टेकिंग द शेप ऑफ द मोल्ड। जब मेटल कूल होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो वो उसी मोल्ड की शेप ले लेगा। इट इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग कॉम्प्लेक्स शेप्स लाइक मशीन पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स शेप बनाने के लिए, जैसे मशीन के अंदर आपने देखा होगा डिफरेंट मशीनरीज। हमारे पास जो गाड़ी की, अगर आपने कभी देखा हो अंदर से उसका इंजन वगैरह और उसकी खोल के चेक किया, तो उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एयरक्राफ्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अगर आप उनको कभी गौर से देखें तो उनकी शेपिंग इसी तरह से की जाती है, कैस्टिंग के थ्रू। सेकेंड पार्ट आता है फॉर्गिंग। फॉर्गिंग में क्या होता है? फॉर्गिंग इज द प्रोसेस इन विच मेटल इज हैमर्ड और प्रोसेस इनटू अ शेप। फॉर्गिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल्स जो होते हैं उनको हैमर करते होते हैं, यानी मेटल के ऊपर हैमरिंग करते हैं। अगर आप यहाँ पे इमेज पे देखो, आपको शो भी हो रहा है, इसको कहते होते हैं फॉर्गिंग। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखें कि इसके ऊपर हैमरिंग करके, इस पे हैमर से इसके ऊपर करके और इसको एक प्रॉपर शेप दी जा रही है, तो यहाँ पे मेनली हैमर का यूज किया जाता है और इस तरह से शेप की दी जाती है किसी भी चीज को। The forging is a process in which metal is hammered or pressed into a shape. The process is usually done when the metal is hot, making it easier to shape. जब मेटल बहुत हॉट फॉर्म में होता है ना, बहुत ज्यादा हॉट होता है, मतलब जैसे ही आपने उसको मेल्टेड फॉर्म में, जैसे ही वो हमारे पास एक प्योर फॉर्म में हमें मिलता है, हम फौरन से उसके ऊपर हैमरिंग करके उसको एक शेप दे देते हैं। बिल्कुल अभी वो न्यू न्यू लिक्विड और बना है हमारे पास, अब बहुत ही हॉट इस टाइम पे। जैसे कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं कि जैसे हमारे पास बहुत ही हॉट सा मिक्सचर होता है जेली का, तो हम क्या कहते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में जैसे 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 वो लिक्विड फॉर्म बनता है, हम फौरन से किसी शेप, किसी भी ऐसे मोल्ड बना सकते हैं जिसकी शेप हम लोग स्टार्स वाली शेप देना चाहें या ओवल की शेप देना चाहें। हम जो भी शेप देना चाहते हैं अपनी मर्जी से, हम जेली को उसमें डाल देते हैं और वो उसी की शेप में, ठंडा होने के बाद हमें उसी शेप में मिल जाता है। तो हमारे पास जो है वो इसी तरह से आपने फौरन से इसको, जैसे वो हॉट यानी गरम गरम होगा लिक्विड, उसी तरह से उस टाइम पे आपने इसके ऊपर हैमरिंग करनी है और आप वो शेप बन जाएगी।
बाद में जब वो कूल हो जाएगा आपको वो शेप मिल जाएगी। और इस ये फॉगिंग इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड टफनेस ऑफ द मेटल। जो फॉगिंग है ये स्ट्रेंथ को और टफनेस को बहुत इंप्रूव। फॉगिंग जो है ये स्ट्रेंथ और टफनेस ऑफ द मेटल को टफ बनाता है, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास इसके बाद रोलिंग। रोलिंग हमारे पास क्या होता है? रोलिंग इज अ प्रोसेस इन विच मेटल इज पास थ्रू रोलर्स टू रिड्यूस इट्स थिकनेस। अगर आपने किसी मेटल की थिकनेस को रिड्यूस करना हो, उसको थिन बनाना हो, उसको एक शीट की फॉर्म में, प्लेट की फॉर्म में लेकर आना हो, तो हम लोग रोलिंग करते हैं। अगर आप इस इमेज में देखो, ये इमेज रोलिंग की है। पहले हमारे पास ये थिक मेटल्स की इतनी थिकनेस थी, फिर हमने इसके ऊपर रोलर्स को पास करवा के इसकी थिकनेस को देखें, इसको बिल्कुल स्लिम करते जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं, ये है रोलिंग हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? मेटल इज पास थ्रू रोलर्स, रोलर से पास करवाते हैं टू रिड्यूस इट्स थिकनेस। दिस प्रोसेस इज यूज टू रिड्यूस मेटल शीट्स, प्लेट्स और रॉड्स की थिकनेस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। रोलिंग हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग यूनिफॉर्म थिकनेस एंड स्मूथ सर्फेसेस। उसके बाद है मशीनिंग। मशीनिंग हमारे पास फोर्थ मेथड होता है। वो इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व्स कटिंग एंड शेपिंग मेटल्स यूजिंग टूल्स। अब इसमें ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड होता है। इसमें प्रॉपर हम लोग टूल्स को यूज करके और मेटल की कटिंग और करते हैं, और कटिंग करके हम उसको एक शेप प्रोवाइड करे होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट मशीनिंग हो रही है यहाँ पे इसकी। यस, इसकी मशीनिंग हो रही है यहाँ पे। डिफरेंट टूल्स यूज करके और मेटल को प्रॉपर एक शेप दी जाती है उसकी कटिंग करके, ठीक है। यहाँ पे कटिंग करके बहुत सा मेटल का जो पार्ट है वो निकाला जा रहा है। जितना रिक्वायर्ड होगा सिर्फ उतना ही रखा जाएगा और उसके प्रॉपर एक शेप बना दी जाएगी। कॉमन मशीनिंग ऑपरेशन इंक्लूड, इसमें फर्दर हमारे पास ड्रिलिंग आ जाता है, टर्निंग और मिलिंग होता है। इट इज यूज टू गिव मेटल्स एक्यूरेट डायमेंशन एंड फाइन फिनिशिंग। इसकी जो फिनिशिंग है सबसे फाइन होती है एज कम्पेयर टू अदर थ्री। तो हमारी डेली लाइफ में ये सब मेथड्स बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। कास्टिंग, फॉगिंग, रोलिंग और मशीनिंग सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज हो रहे होते हैं। मतलब इन फील्ड में जहाँ पे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करके अलॉइंग वगैरह इंडस्ट्रीज में की जाती है, वहाँ पे ये डेली बेस पे बहुत ज़्यादा इनका यूज है। अगर आपको सिंपल आपने कोई भी शेप देनी है तो आप कैस्टिंग कर लेते हैं। अगर उसके चाहते हैं कि उसकी अंदर से वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल हो, टफ हो, तो आप उसकी हैमरिंग कर लेंगे। अगर आपने जो है कोई शीट बनानी है मेटल की, कोई थिन सी शीट आपको चाहिए, प्लेट्स चाहिए, तो आप उसके लिए रोलिंग कर लेते हैं। और मशीनिंग में क्या होता है? हम लोग कटिंग करके और प्रॉपर डायमेंशंस और फिनिशिंग देते हैं जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए शेप, हम उसी शेप के अकॉर्डिंगली बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया शेपिंग ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज का। यहाँ तक ये सब जो आपका क्लियर नहीं हुआ? मैम सब क्लियर है। ओके, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट हमारे पास आता है हीट ट्रांसफर, सॉरी, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स। हम लोग हीट प्रोवाइड करके मेटल्स की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, हम इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट इज अ प्रोसेस यूज टू चेंज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हीट ट्रीटमेंट की जाती है। पहले हमने थोड़ी हीटिंग प्रोवाइड की थी, इतनी ज्यादा हम लोगों ने करके उसको प्योरीफाई किया। अब फर्दर हीट ट्रीटमेंट क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि आप उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज यानी इंप्रूव कर सके, जैसे कि हार्डनेस हो गया, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, बाय हीटिंग एंड कूलिंग देम अंडर कंट्रोल कंडीशन। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कूलिंग कंडीशंस, कि आप किस तरह से कूल करें। ये जो थ्री प्रोसेस हैं, एनिलिंग, क्विंचिंग और टेम्परिंग, इनमें डिफरेंस ये है कि आप इनको कूल कैसे करें। तो हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो होता है एनीलिंग। एनीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एनीलिंग में क्या होता है कि आप जो है वो एक मेटल को आपने हीट किया। इसमें क्या होता है? एक मेटल को आप हीट अप करके उसको लिक्विड फॉर्म में, मेल्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसके बाद आपने उसको एकदम सॉरी, एंड देन कूलिंग इट स्लोली। और आप उसको बहुत ही स्लोली स्लोली कूल किया। मतलब स्लोली करने का क्या मतलब है? कि आपने जब उसको हीट करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जो शेप आपने दी थी उस मोल्ड में अभी आपने रख दिया। उसके बाद अब आपने उसको पहले आराम से रूम टेम्परेचर पे रख दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, वो कूल होता जा रहा है, होता जा रहा है। और लास्ट में अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर उसकी कूलिंग हो जाए, तो उसके लिए आप थोड़े कुछ टाइम के लिए उसको रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में भी रख सकते हैं। ये होती है अनीलिंग। अनीलिंग रिमूव्स इंटरनल स्ट्रेस, सॉफ्टन द मेटल्स एंड इम्प्रूव डक्टिलिटी एंड वर्केबिलिटी। अच्छा, अगर आपको कुछ इस टाइप का मेटल आपकी रिक्वायरमेंट है कि वो एक शॉर्ट सा मेटल हो, उसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट ना हो, और उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ना हो। इंटरनल स्ट्रेस मीन्स के हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, जैसे अगर आपको ये वाला मेटल नजर आ रहा है,
अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें तो इसमें आपको इंटरनल बहुत सी लाइनिंग्स शो हो रही हैं। ठीक है। इसमें आपको फील होगा कि इसके इंटरनल ना बहुत ही मिक्सिंग सी हुई हुई है। अब ये हमारे पास एनीलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें, आपको थोड़ा देखने से ही, एक दफा देखने से भी आपको फील होगा, बेशक आप इस एरिया को देख लें एक दफा, तो आपको लगता है कि नजर आएगा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है इस एरिया में। प्रॉपर बस जो हमारे पास मेटल था वो उसको बहुत सॉफ्ट सा मेटल होगा हमारे पास। और बहुत ज्यादा कोई, मतलब एक सॉफ्ट मेटल की ये होती है कि सॉफ्ट मेटल में नॉर्मल बॉन्ड्स फॉर्म हुए होते हैं। जैसे कि एक बॉन्ड हमारे पास इस तरह से, अगर कोई एक बॉन्ड है तो बाकी सारे बॉन्ड्स इसी तरह से होंगे हमारे पास। ठीक है। सिंपल, जिनको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर एक हार्ड मेटल होगा तो वो क्यों इतना हार्ड आपको शो हो रहा होगा? उसका एक बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया हुआ है, दूसरे बॉन्ड ने यहाँ से यहाँ बनाया हुआ है, एक यहाँ से बॉन्ड बन रहा होगा, एक यहाँ से बॉन्ड बन रहा होगा, एक इधर से बॉन्ड बन रहा होगा। कोई मतलब एक परफेक्ट रूल नहीं फॉलो होता कहीं भी। इसी वजह से इसको ब्रेक करना बहुत, क्योंकि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, अब आपको अगर फॉर एग्जांपल ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक करना है, इसके लिए आपको कितने आगे पीछे के बॉन्ड्स को देखना पड़ता है, तो इसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं सिंपल वर्ड्स में कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास एनीलिंग में, चूंकि हम लोग बहुत स्लो कूलिंग करते हैं, इसकी वजह से हमारे पास बहुत ही सॉफ्ट सा मेटल बनता है। लेकिन जो सेकंड हमारे पास क्विंचिंग होता है, क्विंचिंग एक वर्ड भी आपको ये बात बता रहे हैं, इस वर्ड से भी लगता है कि इसमें बहुत डिस्टर्बेंस ही है। द मेटल इज हीटेड एंड देन कूल्ड रैपिडली इन वाटर एंड ऑयल। आपने उसको कूल किया, सॉरी, आपने उसको हीट किया मेटल को, और उसके बाद जब आप दोबारा से चाह रहे हैं कि वो कूल होके अपनी सेटल होके अपनी एक शेप में आ जाए, तो आपने उसको एक मोल्ड में रखने के बाद आपने उसका कोई रूम टेम्परेचर नहीं किया, आपने बहुत ही हाई कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसको एक रेफ्रिजरेटर में, इसमें आपने बहुत हाई टेम्परेचर दिया, वहां पे रख दिया। जहाँ उसने नॉर्मल टेम्परेचर से उसने वन और लगाना था कूल होने में, अब उसने ओनली 5 मिनट्स में जो है वो हमारे पास कूल हो गया। और 5 मिनट्स में कूल होने के रिजल्ट हमारे पास यही आता है कि आपको दोनों में डिफरेंस हो रहा होगा। ये बहुत सॉफ्ट सा मेटल नजर आ रहा है, लेकिन इसमें अगर आप देखो, आपको लग रहा होगा अंदर बहुत सी डिस्टरबेंस है। ठीक है, मतलब उसके बाद ये बहुत ही हार्ड मेटल बन जाता है, बहुत ही हार्ड, इसको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। जितना ज्यादा रैपिडली आप कूलिंग करेंगे उसमें उतनी ज्यादा हार्डनेस आएगी। दिस प्रोसेस इंक्रीजेस द हार्डनेस ऑफ मेटल बट मे मेक इट ब्रिटल। लेकिन फिर भी आप इसको, ब्रिटल है इसको आप मतलब ब्रेक वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है फिर भी। थर्ड में आता है टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या होता है? टेम्परिंग क्या होता है कि टेम्परिंग इज द, ये इसी की सेकेंड नेक्स्ट कंटिन्यूशन होती है क्विंचिंग की। टेम्परिंग इज डन बाय रीहीटिंग क्विंच्ड मेटल। आपने जो पहले मेटल को हीट करके उसको कूल किया बहुत रैपिडली, हमारे पास उसको कहते होता है क्विंचिंग। अब क्विंचिंग के बाद ही अगर हमारा मेटल अभी भी इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि दोबारा से इस कूल्ड जो हमारे पास मेटल था, इसको दोबारा से रीहीट करेंगे क्विंच्ड मेटल को, और एक लो टेम्परेचर पर, उसके बाद दोबारा से इसको रैपिड कूलिंग उसकी करेंगे, तो अब जो होगा वो बहुत ही टफ होगा। इट रिड्यूसेस ब्रिटलनेस एंड प्रोवाइड्स अ बैलेंस बिटवीन हार्डनेस एंड टफनेस। और ये हमारे पास इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में आ जाता है हमारे पास। ठीक है। दोबारा से आपने इसकी रीहीटिंग करनी है, और ये आप देखो, ये प्रॉपर इसको शेप्स जो इसी शेप में रखा गया होगा, तो इसी शेप में हमारे पास ये सब बन चुकी है। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्विंचिंग, और उसके बाद टेम्परिंग। हमारे पास ये थ्री मेथड्स हैं हीट ट्रीटमेंट के। एनिलिंग होता है, क्विंचिंग होता है, और टेम्परिंग होते हैं। इसके बाद हमारे पास अलॉय की कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया। स्टील की क्या कंपोजिशन है? आयरन प्लस कार्बन। ठीक है। आयरन और कार्बन हमारे पास से मिलके बनता है स्टील। ब्रॉन्ज में क्या होता है? कॉपर और टिन में हमारे पास ब्रॉन्ज बन जाता है। और ब्रास में क्या होता है? कॉपर और जिंक से हमारे पास बन जाता है ब्रास। अच्छा, स्टील में हमारे पास क्या है? स्टील इज हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन प्योर प्योर आयरन। स्टील जो है, चूंकि इसमें कार्बन भी आ चुके हैं, अभी और हार्ड भी है, हार्डर भी है और स्ट्रॉन्गर भी है प्योर आयरन से। इट इज वाइडली यूज इन द कंस्ट्रक्शन टूल्स एंड मशीनरी। इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह में बहुत यूज करे होते हैं, मशीनरी में भी और टूल्स में भी। हम इसको, ज्यादातर टूल्स आपने देखोगे हमारे पास स्टील के ही होते हैं। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या होता है? ब्रॉन्ज एक हार्डर और मोर कोरिजन रेजिस्टेंट होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। हार्डर होता है और इसको, इस पे कोरिजन के चांसेस जो है ना वो बहुत कम होते हैं, कोरिजन से ये रेजिस्ट करता है। ठीक है। इसके बाद इट इज यूज टू मेक स्टेचूज, मेडल्स और कॉइन्स के लिए हम ब्रॉन्ज यूज करते हैं। ठीक है। वो बताते, होता भी, सुना भी होगा आपने कि हमारे पास ये मेडल जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मेडल है हमारे पास।
तो ये जो मेडल्स वगैरह होते हैं ये ब्रॉन्ज के होते हैं, ये कॉइन्स वगैरह जो है वो भी ब्रॉन्ज के होते हैं। इसके बाद थर्ड है ब्रास। ब्रास में क्या होता है, ये भी कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, बहुत ही स्ट्रांग और अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस होता है। इसको हम लोग डेकोरेटिव आइटम्स में, स्क्रूज वगैरह को बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इन सब में हम यूज कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये थ्री डिफरेंट एग्जांपल्स है, स्टील, ब्रॉन्ज एंड ब्रास, हमारे पास अलॉयज की एग्जांपल्स है। लास्ट टॉपिक है आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ अलॉय मेकिंग। हम लोग जो है वो एक अलॉय को बना रहे हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। कुछ इंपॉर्टेंस हम पहले भी रीड कर चुके थे कि हमारे बस, अगर आप चाहते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इनहेंस हो जाए, तो हम इसीलिए उसकी उसको अलॉय मेटल की अलाइन करते हैं, यानी उसमें किसी और एलिमेंट को ऐड करके और मिक्स करके हम उसकी प्रॉपर्टीज को फिर इनहेंस करते हैं। सो अलॉय मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इम्प्रूव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को इनहेंस करता है। अच्छा, फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन हार्डनेस। हार्डनेस इंक्रीज होती है, मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग, सॉरी अलॉय बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही हार्डर होता है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स। फॉर एग्जांपल स्टील इज मोर हार्डर देन आयरन। सेकेंड वन है रिड्यूस, रिडक्शन इन द मेल्टिंग पॉइंट। अलाइन करने से मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। प्योर मेटल्स ऑफन हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो प्योर मेटल लाइक आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन अगर आप स्टील का देखेंगे तो स्टील का एज कम्पेयर टू आयरन लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है एज कंपेयर टू स्टील। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की। सो अलोइंग लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट रेट्स मेकिंग मेटल्स इजियर टू मेल्ट एंड शेप। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, कोरिजन से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। हमारे पास जो अलॉयज होते हैं वो कोरिजन से बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, जंग लगने से बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि उन पे इतना इजीली जंग या कोरिजन नहीं होती, कोरोड नहीं होते वो। alloys are less affected by chemicals, air and weather condition, ये बहुत कम अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, और अगर कोई सिंपल मेटल होगा तो वो ज़्यादा इजीली अफेक्ट हो जाता है। चेंज इन कलर में क्या होता है, when metals are alloyed with other metals or non metals their color change। जब metals हम लोग उन alloy होते हैं, यानी कि उनके अलाइन करते हैं किसी और मेटल के साथ, किसी और एलिमेंट्स के साथ हम लोग मिक्स करते हैं, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, उनके कलर जो है वो चेंज हो जाते हैं। इससे क्या होता है, अपीयरेंस जो है वो इम्प्रूव होती है। इसी वजह से हम लोग अलॉयज को, बहुत कॉमन है कि हम इसको डेकोरेटिव पर्पजेस के लिए भी, हमारे मोस्ट डेकोरेटिव आइटम्स जो हैं वो अलॉयज के होते हैं, उनमें अलॉय होता है। उसके बाद लास्ट में आता है बेटर कास्टिंग ऑफ मेटल्स। इससे कास्टिंग बहुत इजीली हो जाती है। प्योर मेटल्स टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग आफ्टर मेल्टिंग विच कैन कॉज डिफेक्ट्स। हमारे पास अगर कोई प्योर मेटल है, आयरन वगैरह, जब आप उसको कूल करे होते हैं, मेल्ट करने के बाद जब आप उसको कूल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मोस्टली आप हमें देखने को मिलता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कोई डिफॉल्ट आ जाएगा। हमारे पास कहीं ना कोई ब्रेकेज आ जाती है बीच में, तो इससे बहुत इफेक्ट्स कॉज होते हैं। लेकिन अगर आप अलॉय मेटल यूज करते हैं, इट एक्सपैंड्स मोर इवनली, बहुत इजीली एक्सपैंड करता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था प्योर मेटल, ये एक्सपैंड करता है, रिजल्टिंग इन अ बेटर कास्टिंग एंड स्मूथर शेप्स। शेप्स बहुत स्मूथ फॉर्म होती हैं। सो ये हमारे पास सब इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं कि अलॉय मेकिंग की क्या इंपॉर्टेंस, हमें क्यों मेटल, प्योर मेटल को अलॉय में कन्वर्ट करना चाहिए। यहाँ तक कोई ऐसा पॉइंट जी हाँ जो आपको ना समझ आया हो। मैम सब। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो हमारे पास है 20.3, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। बहुत इजी, जो बेसिक 9th के बच्चों को भी बताया जाता है वही इसमें लिखा हुआ है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और यही आपके 20.2 और 20.3 ही आपके 20th चैप्टर मटेरियल्स इंक्लूडेड थे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज होगी। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट में क्या होता है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हमारे पास कैटालिसिस क्या होता है, कैसा प्रोसेस जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन इन स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की वजह से जब हमारे पास रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज होता है, वो इंक्रीज होता है। चेंज की भी जगह हम लोग यहाँ पे, चेंज एक जनरल टर्म है और हम लोग मोर स्पेसिफिकली कहते हैं कि रेट जो है वो इंक्रीज होता है, इसको हम कहते होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटालिसिस। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैटालिसिस की इंपॉर्टेंस में एक ऐसा प्रोसेस है लाइक जिसमें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज करता है। अब कैटलिस्ट की वजह से क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड अप इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज होती है। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, इसका टास्क होता है कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना, स्टार्टिंग में आना, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना और एंड पे दोबारा से सेम कंडीशन में वापस हमें मिल जाना।
अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन अफेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। एक स्मॉल अमाउंट में अगर हमारे पास कैटलिस्ट है तो वो हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनको अफेक्ट करता है। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो है, एक बहुत थोड़ी सी अमाउंट में भी अगर आप कैटलिस्ट लेंगे तो वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को अफेक्ट करेगा। उनको, उनकी रिएक्शन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देगा। आफ्टर द रिएक्शन द कैटलिस्ट रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड। लास्ट में आपको उसी फॉर्म में मिल जाएंगे, जैसे ये यूज ही नहीं हुए थे ऐसे आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, खुद यूज नहीं होता, और इसको हम लोग बार बार अगेन एंड अगेन री यूज कर सकते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। जैसे कि हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, MnO2 बहुत ही फेमस कैटलिस्ट है। इसको हम लोग जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की डीकम्पोजिशन में यूज करते हैं। हम लोग इस रिएक्शन में जिसमें डीकम्पोज होकर वाटर और ऑक्सीजन में फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो मैग्नीज ऑक्साइड को यूज करे होते हैं। इसी तरह से आयरन जो है इसको हम लोग हेबर प्रोसेस में यूज करते हैं, बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो है वो N2 + 3H2 2NH3 हमारे पास फॉर्म हो जाता है। ये बैलेंस है, यस, ये बैलेंस है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करें हेबर प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं। आयरन एक कैटलिस्ट है जो कि इस हेबर प्रोसेस के रिएक्शन को की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से विनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो होता है इसको हम यूज कर रहे होते हैं किस काम के लिए, जब सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाते हैं, रिजल्ट में हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो हमारे पास विनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5 होता है। इसको हम लोग कॉन्टेक्ट प्रोसेस कहते हैं, इसको हम हेबर प्रोसेस कहते हैं। ये एग्जांपल्स है हमारे पास कैटलिस्ट की। एक्टिवेशन एनर्जी इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमें किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। मीन्स के हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक हिल को क्रॉस करना पड़ता है, और इस हिल को, मीन्स के ये जो हमारे पास एनर्जी है, जो जितनी एनर्जी हमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कम से कम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, E A से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमारे पास रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई हो तो रिएक्शन बहुत स्लो होता है। देखिए, एक आपके पास ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है, इसी कंपैरिजन में मैं एक और बनाती हूँ। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जस्ट ये हमारे पास है इसका बैरियर, और इतनी हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। अब यहाँ पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज शो हो रही है, यहाँ पे स्मॉल सी है, यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी आपको हाई शो हो रही है ना, यानी कि इतनी एनर्जी आपको चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी आपको चाहिए एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। एक मिनट, मैं थोड़ा सा मिस्टेक की है, मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे शो करना चाहिए। इतनी एनर्जी हमें चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस केस में भी यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो रिएक्शन स्लो होगा। एक्टिवेशन एनर्जी देखो हाई, अगर बहुत ज्यादा इसका ये बैरियर बना हुआ है तो हमें डेफिनेटली रिएक्टेंट्स मूव करे 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 करे, फिर यहाँ से करने के बाद ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे होती है और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इनको बहुत टाइम लगेगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। अगर थोड़ी सी लाइक बहुत स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी है तो बहुत इजीली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बहुत रैपिडली मूव कर जाएंगे और बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। एटलीस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास यही फॉर एग्जांपल सेम रिएक्शन है, इसकी यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्यों कम हो गई है, क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज किया है। ये हमारे पास विथ कैटलिस्ट हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आपको शो रही है विद कैटलिस्ट, और ये इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट यानी कि विदाउट कैटलिस्ट हमारे पास जो है वो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की वजह से लो हो जाती है और रिएक्शन जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। मैकेनिज्म क्या है कैटलिस्ट कैटालिसिस का, द मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस एक्सप्लेन्स हाउ कैटलिस्ट स्पीड्स अप अ रिएक्शन। इसमें हमारे पास की स्टेप्स क्या क्या होते हैं। कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे, हमें एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है। अगर एक पाथ हमारे पास बहुत ही एक ऐसा पाथ जिस रिएक्शन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ही स्लो रिएक्शन हो रहा है, तो कैटलिस्ट हमें एक ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू रिएक्शन बहुत इजीली बहुत जल्दी हो जाएगा। एक ऑल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता है। दिस पाथवे हैज लोअर एक्टिवेशन, इस पाथवे की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लो होती है। रिएक्टेंट फॉर्म अ टेम्पररी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विद द कैटलिस्ट। रिएक्टेंट्स जो है वो कैटलिस्ट के साथ एक टेम्पररी इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं इस पॉइंट पे, ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पे होती है यहाँ पे रिएक्टेंट्स
जो हमारे पास होते हैं वो कैटलिस्ट के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, और उसके बाद जो है वो कैटलिस्ट से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यहाँ पे आके वापस आते हुए, और यहाँ पे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और कैटलिस्ट हमारे पास सेपरेट हो जाता है। प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एंड द कैटलिस्ट इज रिलीज्ड अनचेंज्ड। कैटलिस्ट जो है ना हमारे पास रिलीज हो जाएगा यहाँ पे, और वो बिल्कुल अनचेंज होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। Because the energy barrier is lower, more particles can react, so the reaction become fast. एनर्जी बैरियर कम होने की वजह से ज्यादा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले बहुत दफा पढ़े हुए और आपको बहुत अच्छी तरह से आते भी होंगे। एनर्जी डायग्राम देख लेते हैं, ये वही एनर्जी डायग्राम है। इसमें क्या शो करे, आपके पास टू रिएक्टेंट्स हैं, एक आपके पास ये वाला रिएक्टेंट और एक ये रिएक्टेंट है। और ये जो आपके पास है ना, इसको हम कहते होते हैं कैटलिस्ट है, ये आपके पास ये रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं और रिजल्ट में एक इंटरमीडिएट बना देते हैं, जिसमें रिएक्टेंट का कैटलिस्ट के साथ एक बॉन्ड फॉर्म हुआ होता है, और बाद में हमारे पास ये, अब देखिए ये रिएक्टेंट और ये जो इंटरमीडिएट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और जो कैटलिस्ट होता है वो रिलीज हो गया अनचेंज्ड फॉर्म में, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो हमारे पास यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर देन इन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है इसमें, और ओवरऑल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स द सेम। ओवरऑल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड में इंक्रीज आता है। कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करती है, रिएक्शन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, फाइनल और इनिशियल पॉइंट में एनर्जी बिल्कुल सेम रहती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ये दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट। ये इनको मोस्टली हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। देखो मैंने आपको जो पीछे एग्जांपल दी थी उनमें मैग्नीज आपको पता है कैटलिस्ट है। सॉरी, एक ट्रांजिशन मेटल है, आयरन भी ट्रांजिशन मेटल है, वेनेडियम भी ट्रांजिशन मेटल है। हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल की सीरीज में क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये इसकी फर्स्ट सीरीज होती है ना, 3D सीरीज होती है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन से, विनीडियम को भी हम लोगों ने यूज कर लिया, हमने मैग्नीज को भी यूज कर लिया, और हमने आयरन को भी यूज। कोबाल्ट और निकल भी बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। टाइटेनियम भी एक अच्छा कैटलिस्ट होता है। तो ये हमारे पास ज्यादातर कैटलिस्ट होता है, ट्रांजिशन मेटल्स ही हम यूज करे होते हैं। क्योंकि क्यों हम इनको ये गुड कैटलिस्ट और बहुत ज्यादा मैंने इन्हीं को यूज क्यों करे होते हैं, क्योंकि इनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि इनमें पार्शल एबिलिटी होती है, पार्शली फिल्ड होते हैं, इसलिए इनके पास काफी ज्यादा स्पेस होती है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। दे कैन फॉर्म टेम्पररी बॉन्ड्स विद रिएक्टेड रिएक्शन से, टेम्पररी बॉन्ड से लाइक आयरन हो गया, निकल हो गया, प्लाटिनियम भी हमारे पास जो है बिग ट्रांजिशन मेटल है। ये आपको वही डायग्राम शो की जा रही है कैटालिटिक। अच्छा, ये आपके पास आगे एग्जांपल आ रही है, मैं आपको बताती हूँ। रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट। और ये देखो, ये आपको एक और भी शो है यहाँ पे कि ये जो है जब बाद में विद कैटलिस्ट हम करेंगे तो एक्टिवेशन, अब बैरियर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है वो लो हो चुका है। अब हमें सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास सारा वो कॉन्सेप्ट आ गया। आपके बुक में टू एग्जांपल्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। अगर आप इस इमेज को देखो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। आपके पास एक, हम इस इमेज के थ्रू देखते हैं कि कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है। अगर हम लैब में प्रैक्टिकली कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो हम कैसे यूज करते हैं, आपको पता है कैटलिस्ट भी तो एक एलिमेंट ही है ना, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास रिएक्टेंट है। उस रिएक्टेंट को हमने यहाँ से पास करवाया, इस रिएक्टेंट को हम लोगों ने यहाँ से पास करवाया, एक स्टॉप हुक लगा हुआ है, इसको हम लोगों ने ओपन करते हैं, तो अब रिएक्टेंट्स जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे पास इस कॉनिकल फ्लास्क में आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क, इसमें आ रहे हैं। और इस कॉनिकल फ्लास्क में ऑलरेडी यहाँ पे क्या पड़ा होगा, कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा, और कैटलिस्ट हमारे पास, हम इस टाइम पे क्या यूज करें, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 हम यूज करें हैं। अच्छा, ये हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2, और हम इसको एज ए कैटलिस्ट यूज करें। ऑलरेडी कॉनिकल फ्लास्क में पड़ा होगा हमारे पास, ऊपर एक ब्यूरेट वगैरह लगा होता है, उसमें हम लोगों ने, वहां से हम इसमें ऐड करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसको ऐड करें। शायद हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, साथ साथ ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसको हम हाथ में पकड़ के इसको स्वेल करेंगे, मीन्स इसको मिक्स करेंगे अपने हाथ से। मतलब इस, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको हम लोगों ने हाथ में पकड़ के इसको थोड़ा थोड़ा हिलाना है, स्वेल करना है, ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए, प्रॉपर रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें।
जब हमारे पास इनका रिएक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये जो हमारे पास एक डिलीवरी ट्यूब होती है, यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलना शुरू होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसमें आ जाएगा। और यहाँ से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन के सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी। ऑक्सीजन सेपरेट, वाटर सेपरेट, आपको इस तरह से ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसको एक वाटर बाथ में, यहाँ पे ऑयल बाथ आप यूज करते हैं, उसमें आपने रखा हुआ होता है। ये वही रिएक्शन है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को आपने वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड से आपने किया। ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है इसी वजह से। फर्स्ट क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ मैंगनीज। सबसे पहले ये मैंगनीज की सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं, H2O2 के मॉलिक्यूल्स आके मैंगनीज की सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं। सिर्फ सरफेस मींस के अटैच होते हैं, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं करते, एड्सॉर्प्शन करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मैंगनीज प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया दैट हेल्प्स ब्रेक डाउन H2O2 मॉलिक्यूल्स। मैंगनीज को एक सरफेस प्रोवाइड करती है, जिसके बाद H2O2 वहां पे ब्रेक हो जाते हैं। द रिएक्शन फॉलोज अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथवे। रिएक्शन का जो यहाँ पे फॉलो कर रहा होता है, एक बहुत ही लो एनर्जी पाथवे को फॉलो करता है, और बहुत ही कम एनर्जी में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है। और बाद में वाटर एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डीजॉर्ब फ्रॉम द सरफेस। डीजॉर्ब क्या होता है कि कैटलिस्ट की सरफेस से रिलीज हो जाना, डिटैच हो जाना, उसको कहते हैं डीजॉर्ब। मैग्नीज ऑक्साइड रिमेन्स अनचेंज एंड कैन बी रीयूज्ड। हम इसको बाद में रीयूज कर सकते हैं, और इसमें कोई चेंज नहीं आता। ये हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल थी, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट कुछ आपके पास शो की गए हैं। इनकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, चेंज नहीं होते इनमें पोजीशन, डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता, एक्शन में बहुत स्पेसिफिक होते हैं, और बहुत स्मॉल अमाउंट में भी यूज करेंगे तब भी बहुत इफेक्टिव होंगे। लास्ट एग्जाम्पल और चैप्टर कंप्लीट। लास्ट एग्जाम्पल आपके पास जो है वो आपको जस्ट इक्वेशन दी गई थी, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन खुद कर रही है, बुक में नहीं गिवन। मैंने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5 को हम यूज कर रहे होते हैं। कॉन्टेक्ट प्रोसेस है इन इंडस्ट्रियल मेथड यूज टू मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चरिंग कर की हम लोगों ने करनी है। यहाँ पे हमारे पास SO3 बना है ना, फिर SO3 को ही बाद में दोबारा इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा के हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। लेकिन इस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या है, वो अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करे, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा, रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज, और लास्ट में जो हमारे पास कैटलिस्ट है वो अनचेंज रहेगा। हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को ही क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत इफेक्टिव होता है। आपको पता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक किंग ऑफ एसिड उसको कहा जाता है। इसकी फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है ये बहुत ही इफेक्टिव होता है हाई टेम्परेचर पे। सेकेंडली बहुत चीपर है, बहुत ही चीपर, और बहुत ही स्टेबल होता है एज एज कम्पेयर टू प्लेटिनियम, और इसका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है। जब एक कैटलिस्ट का लार्ज सरफेस एरिया होता है तो वो बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है, मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करे रिएक्टेंट्स को ब्रेक होने और रिएक्टेंट्स को बाद में इंटरमीडिएट बना के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये हमारे पास सारा कॉन्सेप्ट था कैटलिस्ट का, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट हम लोगों ने देख लिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका वजह? नहीं मैम। ठीक है, हमारा यूनिट कंप्लीट हो चुका है, 5 मिनट्स रह गए हैं। एक काम करते हैं, 1 मिनट।